साथियों नमस्कार। आइए बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक्स को देखें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक के लिस्ट हैं जो इस बार मेंस में आपको ज़रूर तैयार करके जाने चाहिए। तो हम लोग दो तरीके के टॉपिक को लिस्ट को देखते हैं हम लोग हमेशा से ही। तो यूट्यूब पे दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जो भी वैसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, तैयार किया ही जाना चाहिए, उसका लिस्ट है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। तो आप जानते हैं कि दो तरीके के ज्योग्राफी में सेक्शन आते हैं। एक तो जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है इंडिया और बिहार का, उसके बाद फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने का तो प्रश्न और भी कई सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि 69th में खास करके हो गया था या 68th में भी कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन जो बहुत प्रमुख टॉपिक हैं सबसे पहले उसको करना चाहिए, तो उसके लिस्ट यहाँ पे हैं। तो जो आसान सेक्शन होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडियन मानसून के बारे में आपको जानते हैं कि पिछली बार भी एक पूरा सवाल ही पूछ लिया गया था। तो हम लोग मानसून के बारे में अच्छे से समझेंगे कि खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में जो मानसून है कि भारत में मानसून कैसे आता है, जो पश्चिम दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कैसे भारत में आ रहा है, और ये अलग अलग तरीके के ब्रांचेज जो उसके बनते हैं उसको देखना है। उसके बाद मानसून इन बिहार, बिहार में मानसून किस तरीके से प्रवेश करता है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है, कैसे उसका प्रवेश होता है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद उसके रिलेटेड जो कुछ करंट अफेयर की घटनाएं कि किस तरीके से मानसून इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अल नीनो की घटनाएं और ला लीना, इस पे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इवेंट्स देखे जा रहे हैं। तो वैसे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाद बाकी 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसे चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी होली का ऑफर चल रहा है 499 रुपीज़ में मात्र, तो उसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में ही वो बैच का पोस्टर वगैरह आपको दिख जाएगा। दूसरी बात है कि खनिज और मिनरल्स आप जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की दृष्टि से कि किसी भी राज्य में खनिज कितना है, उसका किस तरीके से दोहन किया जाता है। तो इसको जो भी पढ़ना है इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि उसको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, दोनों परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो सॉइल भी पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि बिहार में किस किस तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, पर्वतवादी सॉइल वगैरह, तो किस तरीके से यहाँ है। फिर लेटराइट मृदा क्या है, गंगा के घाटी में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं, जो मैदानी भाग में है उसमें कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को पढ़ना है। और जो भारत में किस किस तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, खास करके जो जलोढ़ मैदान वाला सॉइल है, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं इसमें इन सब टॉपिक को ज़रूर इनरोल करें, ताकि इन टॉपिक को करने के बाद होगा क्या कि आपके जो कोर सिलेबस हैं करीबन 90 से 95% तक की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं करना है। ये पर्याप्त टॉपिक लिखे हुए हैं इसमें। ये पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा पीडीएफ है, और टॉपिक का नाम है, फिर टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों तरीक़ों से ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ बन जाता है। तो एग्रीकल्चर की बातें हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। खास करके आप जानते हैं कि बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो जब भी पढ़ना है मैंने क्या बताया, दो बातों का ध्यान रखना है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, इन फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया और इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में और बिहार के कंटेक्स्ट में, तो एग्रीकल्चरल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया के कंटेक्स्ट में अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में अलग तरीके के प्रॉब्लम हैं। फिर जो उसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से देखना है कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या सॉल्यूशन हो सकता है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। भारत एवं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया एंड बिहार, आप जानते हैं कि बिहार में भी 3 तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसके बाद फिर बांटा गया है 2 तरीके का। आप इस तरीके से मैप बना के जानते हैं कि 1 2 3 ए बी जो भी बनाया गया है, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे बाकायदे पिछली बार क्वेश्चन पूछे भी गए थे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ही याद होने चाहिए, मगअप कर लेना है कि एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, जो गंगा किनारे के 12-13 ज़िले हैं, हर ज़िलों में जो है कि एक ऑर्गेनिक बेल्ट बनाने की बात की गई है। आप उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जब इनको पढ़ेंगे आप डिटेल में, चाहे जहाँ भी पढ़ाई करते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ के आपको पढ़ाई करनी है। जहाँ भी आप पढ़ाई करते होंगे आप जानते होंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े संस्थानों में थे, मल्टीनेशनल कंपनी जब उनके फ़ॉरेन में काम कर रहे थे, वो वापस अपने घर को लौटे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड बन गया युवाओं के बीच में भी, जो युवा खेती वगैरह छोड़ के पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और कृषि से भागना चाह रहे थे। आज के समय में वो युवा खास करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में आना चाह रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है। आप देखिए कि
भागलपुर में बिहार सरकार ने एक स्टेप लिया है कि यहाँ पे एक जैविक हाट खोल दिया गया है। तो इस तरीके से हर जगह पे आप नोएडा वगैरह के, दिल्ली वगैरह के मॉल्स में चले जाइए, ऑर्गेनिक के हर के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, और उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलने के बाद उस प्रोडक्ट के वैल्यूज भी बढ़ जाते हैं और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं आज के समय में। तो हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसका काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। जो भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग वगैरह के जो भी टेक्निक्स हैं, खास करके जो फोर्थ जनरेशन टाइप के फार्मिंग्स हैं, उसको आपको देखना होगा किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, मशीन लर्निंग का यूज है, उसके बाद क्या कहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज है, ड्रोन का यूज है। इन सभी चीज़ों को, जो ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। आप जानते हैं कि बिहार में भी ड्रोन खरीदने की बात हुई है। हर अनुमंडल में ड्रोन दिया जाएगा और ड्रोन को संचालन जो है कि बिहार की महिलाएं वगैरह ही करेंगी, और उस ड्रोन से छिड़काव के लिए बाकायदे आपको रेंट देना पड़ेगा, और आप ड्रोन चाहे तो खरीद भी सकते हैं, उसके लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इस तरीके की बातें अभी हाल के ही दिनों में खबरों में आई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको जैविक खेती वगैरह पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद एग्रीकल्चरल रोड मैप, एवरग्रीन टॉपिक आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल रोड मैप 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है, और भी जो लेटेस्ट एग्रीकल्चरल रोड मैप चल रहा है इसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज होना चाहिए, एक एक करके कि एग्रीकल्चरल रोड मैप 1 में क्या हुआ, फिर 2 में क्या हुआ, फिर कृषि कर्मण अवार्ड किन की चीज़ों के लिए मिला, किस तरीके से बिहार का एग्रीकल्चर पूरा चेंज हो चुका है एग्रीकल्चरल रोड मैप आने के बाद। और बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है बिहार में पर्यटन उद्योग और इससे संबंधित प्रयास। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इन बिहार और इसके जो है कि एफर्ट्स, तो क्या एफर्ट्स कर रही है। आप जानते हैं कि बिहार टूरिज्म पॉलिसी आई हुई है। जब भी आप आंसर लिखें, आप चाहे जहाँ भी पढ़ाई करते हों, सिर्फ टेस्ट सीरीज दे करके जो है कि काम नहीं चलेगा। मैं बच्चों को एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि लगातार वो यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं। अच्छी बात है, टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास कंटेंट है? अगर कंटेंट अच्छे बेहतरीन नहीं है, आप खुद से अभी तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप कहीं भी अगर कोई नया कंटेंट वगैरह ज्वाइन करते हैं तो जो अपना नोट्स प्राइमरी आप बना है उसको आप नहीं छोड़ें। आपका वो अपना है। आप देखिए कि 40 से 45 दिन ही एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं, और इसी 40 से 45 दिन के अंतर्गत आपको, अगर आप बहुत इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप भले ही ये कर सकते हैं, किसी टीचर के गाइडेंस में चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, सर यहाँ मार्क्स इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको गाइडेंस चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आप नहीं करेंगे। जिन चीज़ों का मटेरियल आपके पास नहीं है उसको किसी मार्केट के सोर्स से, किसी मार्केट के बुक से भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं, या चाहे तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में क्योंकि जो भी प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं हमारे यहाँ, या कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि हमारे यहाँ ही ज्वाइन करना है आपको। जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है उसके बारे में, फिर पर्यटन उद्योग में तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, और जो पर्यटन को लेकर के खास करके चैलेंजेस हैं। आप देखें कि हम्पी में अभी एक वो रेप का मामला सामने आया, कितनी शर्मनाक बात है। दिल्ली में एक महिला के साथ रेप, वो पर्यटन टूरिस्ट आई हुई थी, पहले गोवा गई थी, फिर एक लड़का उसको अप्रोच किया, फ्रेंडशिप करने के बाद उसे दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाने के बाद वो लड़का इंग्लिश बोलने तक के लिए नहीं जानता था। वो गूगल ट्रांसलेशन का यूज करके इंग्लिश बोलता था। उसको किसी तरीके से बाला फुसला के उस लड़के को होटल में गया, उस होटल के कमरे में पहुंच के किस तरीके से ये शर्मनाक शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। आप ब्रिटेन की वो महिलाएं थी या लड़की थी जो भी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लंबे समय तक, तो ये टूरिज्म में बहुत बड़ी परेशानी है। खास करके बिहार के मामले में जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वीक है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो टूरिज्म के नए नए एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे लागू किया जाना चाहिए। और ख़ास करके जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी पर्यटन यात्रा हुआ है, सॉरी प्रगति यात्रा हुआ है, इस प्रगति यात्रा के माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पर इको टूरिज्म स्थल, ओढ़नी डैम वगैरह को हर जगह पे इको टूरिज्म स्थल घोषित किया जाएगा। बहुत जगह पे पर्यटन की बात उन्होंने की है, जो भी पुनौरा धाम वगैरह था, और भी कई सारे जगह पे उन्होंने ये इन चीज़ों को दिया है कि नहीं यहाँ पे टूरिज्म के विकास के लिए इन सबको काम किया जाएगा। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो बिहार टूरिज्म पॉलिसी आई है उसमें भी किस तरीके से बहुत कम सब्सिडाइज रेट में चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है। बिहार सरकार बड़ी सब्सिडी दे रही है। तो इन सब चीज़ों को जब आप लिखेंगे अपने आंसर में तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो इन सारे चीज़ों कंटेंट को आप कहीं से भी व्यवस्थित करें और अपने आंसर में उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। सिर्फ टेस्ट पे नहीं रहें। टेस्ट देने का मतलब यही है कि 3 घंटे में अगर आप अच्छे से अपने आंसर को लिख सकते हैं तो फिर टेस्ट देने का आपको आवश्यकता नहीं है। अब बच्चे 2 ही बच्चे होते हैं कि जो टेस्ट देते रहते हैं, क्यों उनको देना चाहिए जिनका कि आंसर ही कंप्लीट नहीं होता है। आंसर कंप्लीट नहीं होता तो उनको फिर एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, आखिर क्या वजह रह गई है कि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता है। पहला तो या तो आपको कंटेंट कम आता होगा, कंटेंट की जानकारी नहीं है, इसके कारण आप आंसर कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। या दूसरी बात क्या हो सकती है
कि आपकी राइटिंग स्पीड ठीक नहीं हो। अगर ऐसे राइटिंग स्पीड ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करें कि देख देख के लिखना स्टार्ट करें, कि देख देख के भी हम उसको शब्दशः लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं फास्ट, इसको देख लें। अगर कंटेंट आपका कमज़ोर है तो कंटेंट को इनरिच कर लें, बस समस्या का समाधान हो गया। बहुत बड़ी बात तो ये है नहीं। तो चलिए, उसके बाद बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस तरीके से जो है कि फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, मेगा फूड पार्क्स वगैरह की बनाने की बात की है। तो इन सब चीज़ों को जब आप जानते हैं कि बहुत सारे तरीके की जो फसली वगैरह सब्जी वगैरह होती है, जो फल होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो बहुत सारे मौसमी जो सब्जियां होती हैं वो दूसरे मौसम में उपलब्ध नहीं होती है। अगर उसका प्रोसेसिंग कर लिया जाए तो वो अलग अलग मौसम में खाने को मिलेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद बेनिफिट ये है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन तरीके की फैसिलिटीज़ के लिए जो है कि आपको ये फूड प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिहार आप जानते हैं कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल स्टेट है। अगर किसी तरीके के उद्योग के विकास की संभावना है तो सबसे ज़्यादा जो है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की संभावना। एक बार बीपीएससी के पीटी में सवाल भी पूछा गया था, और जो करंट रिलेटेड मुद्दे होंगे इन चीज़ों को लेकर के उसको पढ़ना है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी से, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे होती है, स्थिति क्या है, प्रकार क्या है। हाल ही में जो साइक्लोन्स आए हुए हैं, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में चक्रवात आया, तो उन सभी का जो है कि जिक्र थोड़ा सा देख लेना है। ये उसके बाद प्लेट यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बाद कंटिनेंटल डिप्थ थ्योरी है, जो ज्योग्राफिकल थ्योरीज हैं, भौतिकी भौगोलिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं हम लोग। अर्थक्वेक के बारे में आपको जो है कि पढ़ने के लिए बोला गया है, सुनामी है। फिर बिहार एवं भारत में बिहार की प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड बिहार। इस सेक्शन में मैंने खास करके यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताया है कि आप यूज करेंगे मैप का इन दिस टॉपिक, प्रॉपरली यूज करना है आपको। इंडिया का मैप बनाने के लिए आना चाहिए, तुरंत जो है कि बिहार का आप मैप बना सकें, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तुरंत एक जो है कि डायमेट्रिकली इंडिया का मैप बना दिए, उस तरीके से हमेशा जो है कि हर चीज़ों का प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, तभी आप इसके जो है कि फिजिकल डिवीजन को दिखा सकेंगे, किस तरीके से यहाँ पे दून घाटी वगैरह है, किस तरीके से जो है कि बिहार में और सारी चीज़ें हैं, और इन सभी चीज़ों को जो है कि आप अच्छे से दर्शा सकें, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जो उसके बाद नदियों के बारे में है, जो पेरेनियल रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, उसके सभी रिवर्स के बारे में, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, इन सभी रिवर्स के बारे में, और सिर्फ बड़े रिवर्स के बारे में नहीं, खास करके जो बिहार से रिवर्स आते हैं हिमालयन रिवर्स के रूप में, उसको चाहे कोसी हो, चाहे महानंदा हो, या और भी बूढ़ी गंडक वगैरह जो भी नदियां हैं, बागमती वगैरह, इन सभी नदियों में जो पानी आता है, इनकी सहायक नदियाँ, गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, वो किस तरीके से उसका जाल बिछा हुआ है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में और बिहार के कंटेक्स्ट में आप जानते हैं कि हिमालयन नदियाँ ही बिहार में बहती है, खास करके उत्तरी बिहार में। तो इन चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। ये टॉपिक उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ी सी लेकिन जानकारी रहनी चाहिए आपको। उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं कि बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट का अब तो अलग से बीपीएससी में पद आने लगे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। और डिजास्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खास करके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, और खास करके बिहार के एस्पेक्ट में कि बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रही है, भारत सरकार अपने स्तर पे क्या उठा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो तीनों स्तर पे हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या प्रयास चल रहे हैं, उसके बाद इंडिया लेवल पे क्या प्रयास चल रहे हैं, उसके बाद फिर बिहार गवर्नमेंट का क्या प्रयास है। तो इस तरीके से आप ये ज्योग्राफी का टॉपिक का लिस्ट है, आप अगर इसको चाहते हैं प्राप्त करना तो IAS PCS इंस्टीट्यूट, आप IAS PCS इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे ये PDF मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है, तो आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि फॉर्म भरने का डेट बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ है अभी तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे। तो जो भी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कृपया करके फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ बच्चों ने सवेरे मुझे मैसेज किया था कि सर कैफ़े में फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने कुछ प्रेफरेंसेस से छोड़ दिए। एक बच्ची का फ़ोन आया, वो बता रही हैं कि सर मेरा प्रेफरेंसेस छूट गया। जब मैंने उस स्क्रीनशॉट मंगवाया है तो उसके जो ऊपर के अच्छे अच्छे पोस्ट थे, SDM DSP, जेल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये 4-5 पोस्ट जो सबसे शुरुआत के दौर में दिए गए वही छूट गया है। एक बच्चे का मात्र 4 या 5 पोस्ट ही वो कैफ़े वालों ने भरा है, या उनसे मिस्टेक हुई है, पता नहीं, जैसे भी हुआ हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत केयरफुली ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सही से नहीं भरते हैं तो समस्याएं और भी आगे आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आपके अंदर ऑफिसर के तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, अपने काम को खुद से करने का मद्दा होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को अपने से ही निपटा सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।